प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अगर किसी ने एडीपीपी का एग्ज़ाम देना है या डीपीपी का एग्ज़ाम देना है या कोई एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो उसके लिए ये एक्ट नागुज़ीर है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस एक्ट के बगैर अपने प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं कह सकते। तो इस एक्ट को मैं बता देता हूँ जो सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से और जो प्रैक्टिस के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इसी में अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसकी भी एक सीरीज़ है। तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर आज हम 8 सेक्शन इसके जो हैं वो कवर करेंगे। तो अब मैं इसमें आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा बल्कि कि एग्ज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ें इसकी आती हैं और कौन सी चीज़ें वही होती हैं जो प्रैक्टिस के अंदर भी मैटर करती हैं। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी भी मेरी एफ़र्ट होती है आप यूँ समझें कि उसका सिला आपकी तरफ से यही होता है कि जब आप वीडियो को जो है लाइक करते हैं, इस पर कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं बिल्कुल आराम से चीज़ों को बताऊंगा, आपने उसी तरतीब से इसको समझना है। तो अगर आपको पहले 3 सेक्शन इसके समझ आ गए तो अगले 3 भी उसी तरह से समझ आ जाएंगे। यानी कि 3, 4 और 5 सेक्शन जिस तरतीब के साथ हैं उसी तरह से सेक्शन 6, 7 और 8 हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने से पहले जो है मैंने कहा था कि चीज़ों को बताता हूँ। तो उसमें ये है कि देखें इसका इत्तलाक किस जगह पर होता है। सबसे पहले हमेशा ही जुरिस्डिक्शन तय की जाती है किसी भी कानून की, तो इसका इत्तलाक पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद दूसरी ये कि ये हर उस पाकिस्तानी शहरी पर जो है वो लागू होगा जो कहीं भी रहता हो। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर, वो हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरी है, नेशनैलिटी उसकी पाकिस्तान की है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर रहता है तो उस पर भी इसका इत्तलाक होगा। या उसके अलावा कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आके फ़िलहाल रह रहा है, तो उसने अगर कोई ऐसा जुर्म किया है जो इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत आता है तो उसका इत्तलाक जो है इस पर भी होगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था, लेकिन चूंकि उसने वो जुर्म किया जो इस के तहत आता था और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था तो उस पर भी इत्तलाक होगा। अच्छा, अब यही चीज़ है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई, यही चीज़ है इंटरव्यू के अंदर भी पूछी गई और यही चीज़ होती है जो प्रैक्टिस में भी मैटर करती है कि कोई भी बंदा आता है तो आपको पता हो कि सबसे पहले इस पर इस कानून का इत्तलाक होता भी है या नहीं होता। अच्छा, अब ऐसी चीज़ को ये अब कहाँ पर किया गया, सेक्शन 1 के अंदर ये सारी जो है वो डिटेल मौजूद है। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊँ इसमें एक और चीज़ है, वो ये कहा गया कि अगर कोई शख्स कहीं भी दुनिया में हो मगर ऐसे एक्ट करता है, यानी कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा जुर्म करता है जो इस कानून के तहत जो है वो किसी शख्स की प्रॉपर्टी को, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को या उसके डेटा को जो पाकिस्तान में कहीं मौजूद हो उसको नुकसान पहुंचाए, तो वो शख्स जो है इस एक्ट के तहत जुर्मदार होता है और उस पर इस एक्ट का पूरा इत्तलाक होता है। यानी कि किसी भी बंदे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को या डेटा को जो पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हो। अच्छा, इसको बहुत सिंपली मैं यूँ कह लूँगा कि आप ये समझें कि अगर आपने सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तक जहन में रखना तो आप यूँ समझें कि जी आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है, उसको किसी ने आके छेड़ा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो बंदा जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखता होगा उस पर इस कानून का इत्तलाक होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है डेफिनेशंस वाला। मैं इसमें सारी डेफिनेशंस नहीं कहूँगा, सिर्फ वही डेफिनेशन आज आपको बता रहा हूँ जो आगे सेक्शन 3, 4, 5 या 6, 7, 8 से डील करती हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आगे मैंने फ़र्दर ये एक एक वर्ड आपको बताना है इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें जो तारीफ़ है जो वो है एक्ट। यानी कि इसमें एक्ट से मुराद क्या है, काम किसको कहते हैं।
या कौन सी चीज़ अमल होगी जुर्म होगा, यूँ समझ लें आप। तो अब इसमें एक्ट से मुराद ये है कि कोई सीरीज़ ऑफ एक्ट, ज़रूरी नहीं कि एक बंदे ने सिर्फ यूँ आप समझें कि कंप्यूटर को एक बार ख़राब कर दिया, फेंक दिया, नहीं। हो सकता है कि उसने फेंका था, खोला था, उसको तोड़ा था, उसको जलाया था, तो वो सारी की सारी सीरीज़ जो है वो बेसिकली एक उसकी एक्ट कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि कोई चीज़ ओमिशन भी करना, यानी कि इसमें सिर्फ यही नहीं कि कोई चीज़ किया, हो सकता है कि उसकी ज़िम्मेदारी थी इस चीज़ की हिफाजत करना, लेकिन उसने हिफाजत नहीं की। इसका मतलब है कि उसने कोई काम करना था जो उसने नहीं किया, तो ओमिशन भी जो होगा वो भी एक्ट के ज़ुमरे में आएगा। तो अब वो शख्स या तो खुद, या वो अब ये नुकसान जो किस तरह से करता है, या वो अपनी नेग्लिजेंस किस तरह से करता है, या वो बंदा खुद से करता है, या वो हो सकता है कि सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए करता है, या फिर कुछ सिस्टम ऐसा होगा जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम होगा। अच्छा, अब ये या फिर खुद मुख्तार यानी कोई ऑटोनोमस डिवाइस होगी। अब मैं आपको इस चीज़ का फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल बता देता हूँ कि आप ये समझें, जैसे उसने कहा कि कोई शख्स खुद नुकसान पहुँचाता है, यानी कि कंप्यूटर को खुद तोड़ता फोड़ता जलाता है, कुछ भी करता है, ठीक है। या दूसरा नुकसान वो किस तरह से पहुँचाता है कि अपने ही घर में कहीं बैठ के आपके कंप्यूटर तक रसाई, अगर आपने अक्सर सुना होगा जनाब के इस सिस्टम पर जो है हमला कर दिया गया है, सिक्योरिटी इसकी ब्रीच हो गई है, तो इस पे जो है वो आके रसाई हासिल कर ली है किसी ने, तो वो ये होता है कि आप अपने घर में बैठ के किसी दूसरे के सिस्टम के अंदर तक चले जाते हैं और उसके अंदर के डाटे को उड़ा लेते हैं। तो जैसे आप कहते हैं, आप बहुत आम सी लैंग्वेज में, कि हैकिंग कर ली गई है, तो ये सिस्टम की हैकिंग होती है, वो भी एक्ट कहलाती है। तो अब ये क्या हुआ कि उसने किसी भी बंदे ने नुकसान पहुंचाया, और किसके ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम, के आपके सिस्टम में एक वायरस भेज दिया गया और वायरस के ज़रिए से आपके सिस्टम को ख़राब किया गया, तो इसको कहते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑटोनोमस डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस साथ लगा दिया आपके सिस्टम के साथ, आपको नहीं पता चला, और उसके साथ वो उस डिवाइस ने सारा का सारा डाटा चोरी कर लिया। तो वो चाहे नुकसान वक्ती हुआ है या वो हमेशा के लिए नुकसान कर दिया है, तो ये नुकसान बेसिकली एक्ट कहलाता है। तो अभी आपको एक्ट की डेफिनेशन ये आपको इसी डिटेल के साथ याद होनी चाहिए कि कोई भी काम या किसी काम का ना होना वो शख्स खुद करे, या वो किसी सिस्टम के ज़रिए करे, या वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम के ज़रिए करे, या कोई डिवाइस लगा के, चाहे वो नुकसान वक्ती तौर पर पहुंचाए या वो नुकसान हमेशा के लिए पहुंचाए, तो वो चीज़ें कहलाती हैं एक्ट। आगे आ जाते हैं एक्सेस टू डाटा, कि डाटा तक रसाई से क्या मुराद होती है। देखें, एक्सेस टू डाटा से मुराद ये है कि आपने किसी भी दूसरे के सिस्टम को उसका कंट्रोल हासिल कर लेना, यानी कि कंट्रोल किस तरह से हासिल करते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसमें से कोई चीज़ कॉपी कर सकते हो, यानी कि नकल कर सकते हो, कोई अमेंड कर सकते हो, यानी कि कोई भी किसी के सिस्टम के अंदर जाके उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट निकाल के उसमें से कोई चीज़ आगे पीछे कर दे तो उसको कहेंगे कि इसने तरमीम की है। हज़फ को डिलीट ही कर देता है कि उसमें से कोई चीज़, कोई फ़ाइल डिलीट कर देता है, तो ये किसी के दूसरे के सिस्टम पर आप इस तरह से कंट्रोल हासिल कर लें कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, उसमें से चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकें, उसमें डिलीट कर सकें, आप उसमें से चीज़ों को अमेंड कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं आप का करना, ये कहलाता है बेसिकली एक्सेस टू डाटा, कि आपके पास, इससे मुराद है कि आपके पास एक्सेस थी, रसाई थी डाटा तक। तो ये जो डिवाइस है, ये किसी भी डिवाइस को लगाकर सलाहियत हासिल की जा सकती है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, यानी कि या तो फिर यानी जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि हैक करके हो सकता है, या कोई डिवाइस दूसरी साथ लगा के तो आपके डाटे के साथ आ जाते हैं। मसलन फ़र्ज़ करेंगे, बहुत सादा सी मिसाल इसकी इस तरह से दे देता हूँ कि आपके सामने सिस्टम पड़ा है, लेकिन आपने साथ माउस लगा के उस तक रसाई हासिल कर ली है। यानी कि एक कंप्यूटर था जिस पे कोई माउस नहीं था, लेकिन आपने अपना माउस लगाया साथ उधर और उसके आप डाटा के अंदर घुस गए। तो ये चीज़ क्या थी, आपने बेसिकली रसाई, एक्सेस टू डाटा हासिल कर लिया। किस तरह से, डिवाइस के ज़रिए से। इंफॉर्मेशन सिस्टम, वही बात है कि आपने हैकिंग की, आप नेट के ज़रिए से आए और उस सिस्टम के अंदर घुस गए, तो अब इसको कहते हैं एक्सेस टू डाटा। दूसरी एक चीज़ होगी
कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी जो मैंने बात की थी एक्सेस टू डाटा से मुराद था कि पूरे के पूरे डाटा तक आपको रसाई हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम चूँकि एक बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें ज़्यादा कंप्यूटर आप यूँ समझ लें। मैं बिल्कुल सादा से लफ्ज़ों में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ समझ आए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद ये है कि कोई वास्ट नेटवर्क, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क, उस तक आप कंट्रोल हासिल करते हैं। कंट्रोल किस तरह से हासिल करते हैं कि आपकी अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि आप उसके उसके किसी हिस्से को इस्तेमाल कर सकें या पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने की आप सलाहियत हासिल कर लें। यानी कि हो सकता है कि आपके पास एक 10 कंप्यूटर का नेटवर्क था, तो आप किसी एक कंप्यूटर तक एक्सेस कर लें या 10 के 10 आप तक आ जाएं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल किस तरह से करेंगे कि आपने उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया हो, यानी कि आपने एक्सेस कैसे हासिल की हो। यहाँ पर ये देखें कि पहले तो था कि एक्सेस टू डाटा से मुराद था कि कोई डिवाइस लगा के आप एक्सेस हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब जो है कि वो ये प्योरली ऐसा होता है कि आपने उसकी सिक्योरिटी को तोड़ा है और आप उसमें आ गए हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जाके उसमें एक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस सिर्फ इसलिए बताया है कि आप इसको डिफरेंट करके याद रख सकें। तो उसके बाद से आ जाती है चीज़ कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद इंफॉर्मेशन पूरा सिस्टम भी, डाटा भी, और कोई प्रोग्राम हो सकता है ख़ास किस्म का, जिसका कोई मकसद होगा कि वो किसी दूसरे को सिस्टम को हेल्प कर रहा होगा, या वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल वो चल रहा होगा। तो यूँ आप समझ लें कि जो आम तौर पे हर बंदे को पता होता है जी कि कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क, उसके लिए एक सर्वर होता है और बाकी उसके साथ दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो अब जो सर्वर वाला हिस्सा होता है वो उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ लें कि वो हो सकता है। और उसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद हो कि आप उसके पूरे के पूरे को, ये सिर्फ, और मैं कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ मैंने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया सर्वर वाला कि आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकें, आपको याद करने में ये चीज़ आसानी हो। तो बेसिकली क्या है कि डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम, तो उस तक आप रसाई हासिल कर लें, तो वो जो होता है पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारा मिलकर क्या कहलाता है, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मुराद ये होती है कि आपकी नीयत क्या हो कि आपने नुकसान पहुंचाना है, या फिर आपने गलत तरीके से कोई फ़ायदा उठाना है, या गलत तरीके से कोई नुकसान पहुंचाना है। तो किसी शख्स को आप है उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकते हैं, आप इश्तियाल दिलाते हैं, तशद्दुद जिससे जन्म लेता हो। अब ये जो चीज़ें मैं इसमें हैं, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लियर कर देता हूँ कि देखें, एक तो गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाना, कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं, चूँकि आपको उसकी रसाई नहीं है तो आपने गलत तरीके से उसकी रसाई ली है और गलत तरीके से फिर उसका फ़ायदा उठाया है। या फिर आपने क्या किया कि चूँकि आपको ऑथराइजेशन नहीं थी, आपको इजाज़त नहीं थी उस सिस्टम तक, आप वहाँ सिस्टम तक गए और आपने उस सिस्टम के तहत उसको नुकसान पहुँचाया। दूसरी बात ये कि हाँ, एक पोस्ट आप लिख देते हैं, जैसे आप कहते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट क्या होती है, बेसिकली किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार होती है, या आप पब्लिक के अंदर वो पोस्ट करके नफ़रत फैलाते हैं। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस मैसेज भी आते हैं कि भाई इस तरह की पोस्टिंग मना है क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो वो गैर कानूनी किस तरह से हुई, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन को ज़ाहिर करती हैं कि आपकी बेसिकली वो इसी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के सेकंड जो सेक्शन है उसके अंदर डेफिनेशन है, डेफिनेशन में जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसके ज़ुमरे में वो चीज़ आती है कि आप कोई चीज़ किसी भी शख्स को, आपकी नीयत ये होती थी कि आपने जो काम किया उससे अगले बंदे को नफ़रत उसके अंदर पैदा करनी थी, या उनके अंदर ये इश्तियाल दिलाना था कि वो वायलेंस की तरफ चल पड़ें। तो ये तो 3 डेफिनेशन ऐसी थी, 4 सॉरी, कि जो आप ये समझें कि इसके बगैर सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको आप नहीं समझ सकते थे। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो ये बताता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा, यानी कि गैर कानूनी रसाई डाटा तक हासिल करना, ये एक जुर्म है। लेकिन ये जुर्म कब है?
ये अब थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड वर्ड। तो अनऑथोराइज्ड का मतलब ये है कि आपके पास उसकी इजाज़त नहीं है। वो हो सकता है कि किसी आम बंदे को, यानी, और ये इजाज़त किसको नहीं है, पब्लिक को नहीं है। तो ये अनऑथराइजेशन, आपने इसमें पब्लिक वाला वर्ड लाजमी देखना है। तो ये बेसिकली अनऑथोराइज्ड एक्सेस विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि पहली बात क्या हुई कि आपको उसकी इजाज़त नहीं थी, दूसरी बात क्या हुई कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी और आपने उस नीयत गलत के साथ डेटा तक या इंफॉर्मेशन सिस्टम तक रसाई हासिल की है। तो ये बेसिकली चार चीज़ें इकट्ठी हो गई कि ऑथराइजेशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपके पास आपने गैर कानूनी रसाई बदनीयती से डेटा तक या इंफॉर्मेशन सिस्टम तक हासिल की। तो ये है आपका जुर्म। तो इसकी सज़ा क्या है, 3 माह तक कैद है या 50,000 तक जुर्माना, या आपको दोनों हो सकती हैं। ये है सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का। इसी तरह से अब आगे जो चीज़ आती है सेक्शन 4, वो ये कहता है कि जी आपके पास फिर वही बात कि अनऑथोराइज्ड डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने किसी भी डाटा को कॉपी किया या आगे कॉपी करके साथ ट्रांसमिट किया। तो ये है कॉपी करना डाटे का और आगे उसको फैलाना। ये किस चीज़ के ज़ुमरे में आता है, ये भी आपके इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के एक्ट के तहत एक जुर्म है, जिसकी सज़ा कितनी है, 6 माह तक कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, या फिर ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 क्या चीज़ बताता है, सेक्शन 5 ये कहता है कि आपने जो है इंटरवेंशन की है, अनऑथोराइज्ड इंटरवेंशन इनटू डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपने किसी भी डाटा पर या इंफॉर्मेशन सिस्टम में गैर कानूनी मदाखलत, यानी कि गैर कानूनी का लफ्ज़ वैसे मैंने उर्दू में तर्जुमे के लिए लिखा है, लेकिन वहाँ पर अनऑथोराइज्ड, वही बात कि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ कुछ ख़ास लोगों तक उसकी रसाई होनी चाहिए थी, मगर आपने एक पब्लिक फिगर होते हुए उसका एक्सेस हासिल की। इसका मतलब है कि आपकी एक्सेस अनऑथोराइज्ड थी और आपने आगे बदनीयती से उसके कुछ हिस्से को या पूरे डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुदाखलत की, या आप उसकी मुदाखलत के वजह बने। तो ये इसमें सेक्शन 5 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें मेंशन है कि आपने किसी हिस्से तक या पूरे डाटा तक रसाई की, और या फिर आपने मुदाखलत की, इसमें इंटरवेंशन की, या फिर आप उस इंटरवेंशन की वजह बने। तो इसकी सज़ा जो है वो 2 साल तक कैद है, जुर्माना 5 लाख तक है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक देखें, सेक्शन 3, 4 और 5 में बात हो रही है डाटा की और इंफॉर्मेशन सिस्टम की, कि उस तक रसाई, उसकी कॉपी और आगे ट्रांसमिशन, या फिर उसमें इंटरवेंशन। इसी तरह से सेक्शन 6, 7 और 8 हैं कि यहाँ पर सिर्फ डाटा और इंफॉर्मेशन की जगह लफ्ज़ है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैंने आप पहले जो है वो आपको बता चुका हूँ कि तारीफ जो डेफिनेशंस थी उसमें मैंने बताया था कि इससे मुराद डाटा भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, और साथ कोई प्रोग्राम भी है कि जिसके तहत वो कोई पूरा सिस्टम चल रहा हो। तो ये है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर आपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस हासिल की है, वही बात कि अनऑथोराइज्ड होगी और विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, तो फिर जो है वो आपका जुर्म बनेगा, जिसकी जो है वो सज़ा जो होगी वो 3 साल तक कैद है, जुर्माना 10 लाख है, या दोनों हो सकते हैं। तो उसके अलावा फिर सेक्शन 7 में क्या चीज़ है कि वही बात कि आपने गैर कानूनी यानी अनऑथोराइज्ड उसकी कॉपी किया, आगे ट्रांसमिट किया, तो ये भी आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी करना, उसको आगे ट्रांसमिट करना, ये भी एक जुर्म होगा, जिसकी सज़ा 5 साल तक कैद होगी, या फिर 50 लाख रुपया जुर्माना, या फिर हो सकता है कि दोनों अदालत कर दे। ये इख्तियार अदालत का है। उसके बाद जो लास्ट है आज का सेक्शन 8,
कि मुदाखलत क्या चीज़ होती है। देखें, मुदाखलत वही कि अनऑथोराइज्ड इंटरवेंशन, चाहे थोड़े से हिस्से में हो या पूरे सिस्टम में हो, ये वही है जिस तरह से सेक्शन 5 है उसी तरह से सेक्शन 8 है कि आप इसको चाहे डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने चाहे थोड़े से हिस्से तक रसाई हासिल की या फिर आपने पूरे सिस्टम तक रसाई हासिल कर ली, तो उसको आगे उसने आपने मुदाखलत की, तो उस मुदाखलत के तहत आप जुर्मदार बने, उसकी सज़ा 7 साल तक या 10 मिलियन यानी कि 100 लाख रुपया यानी कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। देखें, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो अगर आप ये कहते हैं कि इस बंदे ने जुर्म किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले इसके पास ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं थी, तो ये साबित करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आपको क्या साबित करनी पड़ेगी कि जनाब इसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। बाज़ का तो हो सकता है कि डाटे तक रसाई हासिल की हो लेकिन हासिल उसने अपनी जो मजबूरी के तहत की हो, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी हो, तो फिर इसका मतलब है कि सेक्शन पूरा उस पर इतलाक़ नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास गैर कानूनी यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, और उसके अलावा फिर आगे उसने या तो कॉपी कर किया है, ट्रांसमिट किया है, थोड़े से हिस्से पे कंट्रोल किया है या पूरे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो फिर ये जुर्म पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये आपने यूँ समझ लेना है कि ये 3-4 चीज़ें बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता चल जाएगा कि ऑफेंस के इंग्रेडिएंट से क्या मुराद होता है। तो मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए हैं, तो आपने इन्हीं को जो है इसी तरह से याद करना है। मैं आगे जो सेक्शन चलेंगे उनसे रेलेवेंट पहले उनकी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ और फिर बाद में आपको उस चीज़ की जो है उससे मुतल्लिका सेक्शंस की डिटेल देता हूँ ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।